हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक पैक के बारे में समझेंगे और हम हाइड्रोलिक पैक को पूरे अच्छी तरीके से इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं हम और एक हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आज तक आपको हाइड्रोलिक पावर पैक का सर्किट समझ में नहीं आया है या फिर हाइड्रोलिक जो हमारा पावर पैक होता है वो कैसे काम करता है, अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया है तो आई प्रॉमिस आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखो और उसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, ये मत सोचना कि ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है या फिर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको भी इंडस्ट्री में जाकर के हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर जो बेसिक मैकेनिकल के जो टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। ओके और अगर आप लोग आरएलसी एंड पीएलसी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आरएलसी एंड पीएलसी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिंपली आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और नंबर भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक नॉर्मल हाइड्रोलिक पैक की बात करें तो यहाँ पे ये 20 लीटर का टैंक है हम लोगों के पास, ठीक है। और यहाँ पे ये एबीबी की मोटर लगी हुई है, ये अपनी मोटर है। अब मोटर समझ में आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है तो ये मोटर है, आप लोगों को देखते ही आप लोग समझ जाओगे। एंड मोटर के साथ में यहाँ पे एक पंप भी होता है, पंप टैंक के अंदर होता है। ओके, अब जरूरी नहीं है कि एक हाइड्रोलिक पावर पैक में पंप जो है वो टैंक के अंदर ही हो, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पंप यूज कर रहे हैं। हम गियर पंप यूज कर रहे हैं, वेन पंप यूज कर रहे हैं, पिस्टन पंप यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और भी बहुत से तरीके के पंप्स होते हैं। पंप के ऊपर भी मैं लेक्चर्स बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पंप के ऊपर और आपको कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये है हम लोगों का यहाँ पे प्रेशर गेज, वो आगे हम लोग डायग्राम में भी समझेंगे सारी चीज़ें। तो ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज का अब गेज बोल लो, प्रेशर कुछ गॉज बोलते हैं, प्रेशर गॉज, ठीक है, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे प्रेशर गेज जो होता है ये हमको प्रेशर बताता है कि हमारा अगर मोटर चल रही है तो हमको यहाँ पे कितना प्रेशर मिल रहा है इस पावर पैक से। ओके, ये हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है, सोलेनॉइड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कॉइल लगी हुई होती है, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है, ये डबल एक्टिंग डायरेक्शनल वाल्व है। तो यहाँ पे दो कॉइल लगी हुई है एंड इसके ऊपर का ये टॉप है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल इसको सप्लाई देते हैं। अब ये कॉइल का वोल्टेज आपका 24 वोल्ट डीसी हो सकता है, 110 वोल्ट एसी हो सकता है, 220 वोल्ट एसी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस वोल्टेज की कॉइल्स को यहाँ पे लगा रहे हो। ओके एंड नीचे उसके बाद अब भी आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा सकते हो या फिर अदर मान लो आप कुछ और चीज़ें भी अगर ऐड करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। वो देखो जैसे अपना एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है सेम इसी तरीके से हाइड्रोलिक के भी यहाँ पे कनेक्शंस होते हैं। हाइड्रोलिक में भी डायग्राम बनता है, इसके भी कनेक्शन होते हैं प्रॉपर तरीके से, इनलेट आउटलेट, इनपुट जा रहा है तो आउटपुट आ रहा है। जैसे हम लोग एक सिंगल फेस अपना कोई सर्किट होता है उसको हम लोग ट्रेस करते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम लोग हाइड्रोलिक को भी ट्रेस करते हैं। मतलब हाइड्रोलिक की जो लाइन होती है उसको भी हम लोग सेम इसी तरीके से ट्रेस करते हैं कि ये हमारा इनपुट आ रहा है। जैसे कि अगर मान लो फेस और न्यूट्रल है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर मान के चलो हमारा कहीं पर भी अगर कोई भी लाइन अगर हमारी ब्रेक हो गई या फिर यहाँ पे ये हमारा फेस वाली सप्लाई है और ये हमारा न्यूट्रल वाला है, यानी कि लाइन और न्यूट्रल, इन दोनों में से कोई भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो हमारा लोड क्या होगा, यहाँ पे ये ऑन नहीं होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। हाइड्रोलिक में भी सेम ऐसा ही है। या फिर आपका बहुत सारा लीकेज होने लग जाएगा, आपका जो ऑयल जो होता है हाइड्रोलिक ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है। ओके, और इसके अंदर का जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, अभी देखो यहाँ पे ऑयल का नंबर लिखा हुआ है VG68। अब इसी तरीके से आता है 68 यूज़ कर रहे हो आप या फिर कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। 68 यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम लोग, हाइड्रोलिक में 68 ही यूज़ करते हैं। कई जगह हम लोग लुब्रिकेशन में भी 68 यूज़ करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप लुब्रिकेशन कहाँ पे कर रहे हो। अगर कोई आपकी हैवी स्लाइड्स आपस में मूवमेंट कर रही हैं तो वहाँ पे हम लोग और हाई नंबर का भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है हाइड्रोलिक ऑयल एंड अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने सर्किट के ऊपर। ओके,
तो यहाँ पे देखो ये जो पावर पैक है हमारा, और इस पावर पैक के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सभी कंपोनेंट्स इस डायग्राम में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो डायग्राम रटना मत, डायग्राम को याद करने की कोशिश मत करना, डायग्राम को समझने की कोशिश करना कि कैसे डायग्राम यहाँ पे काम कर रहा है और किस तरीके से ये सारे कनेक्शंस होते हैं, कैसे हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। हम लोग गलती बस यहीं पे कर जाते हैं कि हम लोग कोई भी डायग्राम को याद करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमको कोई भी डायग्राम याद नहीं करना है। याद करोगे आप तो इंटरव्यू में या फिर जब आप लोग सॉफ्ट फ्लोर पे किसी मशीन के ऊपर काम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे फंस जाओगे आप लोग। तो याद करने की कोशिश मत करो, किसी भी डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ओके, अब ये है हम लोगों का यहाँ पे टैंक। ठीक है, ये ऑयल टैंक है, यानी कि इस टैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा ऑयल टैंक है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। अब ये फिल्टर यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, फिल्टर और ये पंप नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ये टैंक के अंदर ही है। ठीक है, अब फिल्टर को यूज़ करते हैं हम लोग ताकि ऑयल में हम लोगों का मान के चलो कोई मतलब कुछ भी अगर हमारा कुछ कचरा वचड़ा कुछ आ जाए, हमारा कोई डस्ट वगैरह डस्ट पार्टिकल्स आ जाए या फिर कुछ चिप्स वगैरह चले जाए हमारे टैंक में, तो उससे क्या होगा कि हमारा पंप डैमेज हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं ऑयल में। ठीक है, फ़िल्टर का काम नॉर्मल वही है जो हर जगह फ़िल्टर का काम होता है। अगर एयर फिल्टर है तो वो एयर में से जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे उसमें से एयर को फिल्टर करके भेजता है। अगर ऑयल फिल्टर है तो वो ऑयल को फिल्टर करके भेजेगा, बस इतना ही काम है इसका। ओके, अब फिल्टर जो होता है वो हमेशा टैंक के अंदर ही होता है। पंप हो सकता है कि टैंक के बाहर भी लगा हुआ हो, और कुछ केसेस में पंप टैंक के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे ये है हमारा पंप, ये पंप का सिंबल होता है। इसको आप लोग मोटर के सिंबल से याद कर सकते हो। जैसे हमारा मोटर का सिंबल होता है, यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, मोटर रोटेट करता है पंप को, और जब पंप रोटेट होगा तो पंप प्रेशर बनाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मोटर से मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, और वो मोटर हमारा मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमको दे रहा है, और वहाँ पे ये पंप को रोटेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी प्रेशर रिलीफ वाल्व को छोड़ो, आप लोग यहाँ पे सीधे आ जाओ। ये हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। हम लोग पंप से एक लाइन लेते हैं और सीधा उसको दे देते हैं अपने डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के पी वाले टर्मिनल पे। अब यहाँ पे देखो पी और टी, यहाँ पे दो पोर्ट मिलेंगे आप लोगों को। अब ये पी वाला पोर्ट जो होता है ये प्रेशर वाला पोर्ट होता है, ये इनलेट लाइन होती है। ओके, और जो ये टी वाला पोर्ट होता है ये आपका आउटलेट लाइन होती है, यानी कि यहाँ से ये जो लाइन होगी आपकी ये सीधा आपके टैंक में जाएगी। ठीक है, ये रिटर्न की लाइन होती है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे इतना हो गया। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूँ, और यहाँ पे हम लोग इसके वर्किंग के ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का नहीं पता कि कैसे ये काम करता है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज सिंपली क्या काम करेगा, लाइन में जितना भी प्रेशर जा रहा होगा तो यहाँ पे इसके अंदर एक हमारा ट्यूब लगी होती है, बर्डन ट्यूब बोलते हैं उसको ना, बर्डन ट्यूब बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे ही उसके अंदर प्रेशर जाता है तो वो इस तरीके से खुलती है वो ट्यूब, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा यहाँ पे नीडल जो है ये हमको प्रेशर शो करता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो होता क्या है, जब यहाँ पे कॉइल लगी हुई होगी, एक कॉइल यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे, जैसे कि ये कॉइल लगी हुई है, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। तो जैसे ही मान के चलो इस वाले कॉइल पे सप्लाई आई तो होगा क्या कि अब हमारा जो ये पी वाला जो पोर्ट है, ठीक है, इसके अंदर एक प्लंजर होता है जो कि मूवमेंट करता है। तो ये यहाँ पे होगा क्या कि ये पी वाली लाइन हमारी यहाँ पे इस बी वाले के साथ में कनेक्ट हो जाएगी, और ये ए वाला जो लाइन है ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा टी के साथ में। अब यहाँ पे जब पी वाला लाइन बी के साथ में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, प्रेशर हमारा यहाँ से जाएगा, और ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर को ये आगे की तरफ पुश करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑयल फिल हो जाएगा। ठीक है, इस सिलेंडर में यहाँ पे ऑयल भरने लग जाएगा तो ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा, क्योंकि ऑयल को कहीं निकलने की जगह नहीं है, तो ये इसका मूवमेंट करने वाला पार्ट है। ठीक है, ये रॉड लगी हुई है एंड यहाँ पे ये मूवमेंट करने वाला पार्ट है, तो ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा, इस तरीके से पुश करेगा। ठीक है, तो हमारा सिलेंडर यहाँ पे रिवर्स आएगा इस तरीके से, और यहाँ पे इस एरिया में जितना भी ऑयल होगा, ठीक है, वो क्या काम करेगा, यहाँ पे इस लाइन के हेल्प से ये ए वाला जो पोर्ट है वो कनेक्ट हो जाएगा टी के साथ में, टैंक के साथ में, और ये रिटर्न चला जाएगा हमारे टैंक में। अब सेम इसी तरीके से जब ये वाला कॉइल हमारा एक्टिवेट होगा, जब इस कॉइल पे सप्लाई आएगी
तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये P वाला यानी कि जो प्रेशर वाली लाइन है वो हमारी जो A वाली लाइन है इस वाले के साथ में कनेक्ट हो जाएगी और B वाला T वाले के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये इधर आया था तब यहाँ पे ऑयल फिल हो गया था सारा का सारा, ठीक है, यहाँ पे ऑयल भर गया था और यहाँ पे खाली हो गया था, सीधा टैंक में चला गया था। अब क्या होगा कि जब यहाँ से प्रेशर आएगा तो सेम ये जो आपका एरिया है यहाँ पे ऑयल फिल होना स्टार्ट होगा। अब ये जो आपका पार्ट है, ये रॉड जो है ये आगे की तरफ मूव होना, मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे जितना भी ऑयल होगा आपका वो इस लाइन की हेल्प से, यहाँ पे बी पोर्ट की हेल्प से यहाँ पे टैंक हो जाएगा, ठीक है, टैंक में वापस रिटर्न आ जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे बी वाली लाइन में प्रेशर होगा तब ये वाली लाइन आपका रिटर्न का काम करेगी और जब ए वाली लाइन में प्रेशर होगा तो उस टाइम पे ये जो बी वाली लाइन है ये आपका रिटर्न का काम करेगी, ठीक है। तो बी के केस में ए और ए के केस में बी, ये रिटर्न का काम करती है। और यहाँ पे जो ये टी वाला पोर्ट होता है, यहाँ पे जो ये लाइन होती है ये रिटर्न की ही लाइन होती है। अब मान के चलो कि यहाँ पे 30 बार हम लोगों का प्रेशर है, ठीक है, हमको 30 बार प्रेशर मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि 30 नहीं, यहाँ पे मुझे सिर्फ 15 बार का ही प्रेशर की रिक्वायरमेंट है मेरे को। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, ये हमारा प्रेशर रिलीफ वाल है, हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, मान के चलो पंप हमको दे रहा है 30 बार का प्रेशर, ठीक है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल की हेल्प से हम लोग आधे प्रेशर को 15 बार हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम इस प्रेशर रिलीफ वाल की हेल्प से यहाँ से सीधा टैंक करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 15 बार सीधा यहाँ से पंप तो क्रिएट कर ही रहा है आपका प्रेशर, वो सीधा क्या काम करेगा, आपके प्रेशर को टैंक कर देगा, 15 बार सीधा टैंक कर देगा और 15 बार आगे भेजेगा और आपका वाल यहाँ पे काम करेगा। जब आपके वाल पे यहाँ पे यानी कि इस वाले कॉइल पे और इस वाली कॉइल पे दोनों में से किसी भी कॉइल पे अगर सप्लाई नहीं है, और क्योंकि पंप तो आपका उस टाइम पे भी चल रहा है, मोटर जो है उस टाइम पे भी चल रही है, पंप उस टाइम पे भी प्रेशर बना रहा है, तो उस केस में क्या होता है, ये पी वाली लाइन जो होती है वो टी वाली के साथ में इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब दोनों ही कॉइल हमारे ऑफ कंडीशन में होंगे तो हमारा पी वाला पोर्ट जो है वो टी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा इंटरनली और यहाँ पे प्रेशर यहाँ से आएगा और टी वाले लाइन से सीधा टैंक हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये टैंक होता रहता है। अगर हमारी कोई कॉइल ऑपरेट करेगी तो यहाँ से आएगा और इधर से इस तरीके से ये टैंक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक हाइड्रोलिक सिस्टम या फिर एक हाइड्रोलिक सर्किट जो है वो इस तरीके से बनता है और इस तरीके से हमारा एक नॉर्मल हाइड्रोलिक सर्किट जो है वो काम करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। बाकी जैसे हम लोग अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम लोग उसको और कस्टमाइज़ करना चाहें और भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे वाल लगाना चाहें, ठीक है, मैं मान के चलो और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे प्रेशर का कोई प्रेशर कंट्रोल वाल लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल है और यहाँ पे हम लोग और एक्स्ट्रा वाल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिंपली लगा सकते हैं। जो नॉर्मल समझने वाली चीज़ें हैं वो यही है, ठीक है, इतना आप लोग समझ लो। और एक चीज़ का और ध्यान में देना आप लोग, प्रेशर रिलीफ वाल के बाद में ही प्रेशर गेज लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग प्रेशर रिलीफ वाल को मान के चलो यहाँ पे लगा दोगे तो उस केस में आप प्रेशर कम करोगे तो यहाँ पे प्रेशर गेज में आपको पता नहीं लगेगा कि आपका प्रेशर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये आगे का प्रेशर कम होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो तो ये जो प्रेशर रिलीफ वाल है इसको आप लोग रिटर्न की लाइन में भी लगा सकते हो, ठीक है, रिटर्न की लाइन में भी यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हो इसको रिटर्न की लाइन में। और चाहो तो आप लोग जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल है उसके आउटपुट में भी यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल लगा सकते हो, किसी भी एक डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या फिर दोनों ही डायरेक्शनल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पे प्रेशर गेज लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और हम एक ही पंप से अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर दो प्रेशर अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो एक लाइन हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल से पहले से हम लोग एक लाइन और उठा सकते हैं और यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, रिलीफ वाल से हम लोग प्रेशर कम कर देंगे और यहाँ पे उसके बाद 15 बार मान के चलो यहाँ से मिल रहा है और 30 बार हमको यहाँ से मिल रहा है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है।
और किस तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा अगर कोई भी हम लोग मूवमेंट करवा रहे हैं अपने डायरेक्शनल कंट्रोल वाल या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम से, तो हम लोग वो करवा सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, और अगर आप लोगों को डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, प्लस पंप कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से पंप को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर लेक्चर्स लेके आऊँगा। क्योंकि जब तक आप लोग बताते नहीं हो, फीडबैक नहीं देते हो, तब तक हमको पता नहीं लगता है, और आपके फीडबैक से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आप लोग RLC एंड PLC प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में सीखना चाहते हो, तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से RLC एंड PLC प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ज्वाइन कर सकते हो। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिंपली आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। तो लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और नंबर भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा।